हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सुमित भूषण है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली है एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसी के कुछ एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। तो कौन से एप्लीकेशंस देखेंगे? देखिए, गॉस थ्योरम का हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए कि अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। इसको फाइंड आउट करने के लिए गॉस थ्योरम का यूज हो सकता है। तो वही हम लोग करेंगे यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इनफाइनाइटली इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना ये, या फिर इनफाइनाइट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तीनों केसेस को हम देखेंगे कि अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कोई इनफाइनाइटली लार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इन तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। और जब हम इन चीजों को समझ लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी कीजिए। और यदि आपके पास हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो आप हाइप भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जिसको कंसिडर करेंगे वो है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, है ना। इसमें क्या है, कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। तो हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया जिसमें हमने एज्यूम किया कि इसका जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। जब हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ऐसा कि लैम्डा कूलम्ब पर मीटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। आप बाय द वे कोई सा भी सिंबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि लैम्डा ही हो, बट कन्वेंशनली कई जगहों पे ऐसा पाया गया है कि हम लोग लैम्डा लेते हैं यहाँ पे जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। तो मैंने यहाँ एक पिक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है, एक इमेज ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिए, कंसिडर कीजिए कि the electric field due to this infinitely long charge distribution will have same magnitude at equidistant points from the line charge। क्या मतलब हुआ कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है ना। तो इसमें इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं पे भी, जैसे कि मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो चूंकि इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से ये लाइन तो इनफाइनाइट है, ये लाइन चार्ज जो है ये तो इनफाइनाइट है ना, ये तो इनफाइनाइट है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ द इंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप कई सारे चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके कारण क्या होगा तो ऐसे होगा, यहाँ के कारण क्या होगा तो ऐसे होगा, बहुत दूर वाला जो है उसके कारण क्या होगा तो ऐसे होगा, इधर बहुत दूर वाला जो है उसके कारण क्या होगा, ऐसे होगा। ओवरऑल आप फाइंड आउट क्या करेंगे कि ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे वो आउटवर्ड्स होगा इस तरह से, और परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस साइड में भी इधर होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है। अगर हमने नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया होता तो डायरेक्शन इस तरफ होता। बट एनीवे, अभी चूंकि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा जो है परपेंडिकुलर होगा आपके लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, मतलब आप एक सिलिंड्रिकल सरफेस अगर इमेजिन करें, इस
लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ, है ना, तो उस पे हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस से। ये एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री है एंड आउटवर्ड होगा। तो यहाँ मैंने वही बातें लिखे भी हैं कि ऑल्सो सिंस द लाइन चार्ज इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। ये मैंने बता भी दिया है आपको। Therefore, the electric field has a cylindrical symmetry. आपको समझ में आ गई ये बात? So, let us choose a cylindrical surface of length L with the line charge as its axis. तो अब क्या करते हैं, हमने एक cylindrical surface जो कि गॉसियन surface है, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये वाला जो देख रहे हैं, ये ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। तो इसको ड्रॉ किया और मान लिया कि ये इसका लेंथ जो है ये L है, जो कि यहाँ डिनोट किया गया है L लेंथ से, ठीक है। ये लेंथ L का हमने सिलिंड्रिकल सरफेस गॉसियन सरफेस इमेजिन किया और उसकी लेंथ L है और जो सिलेंडर का जो एक्सिस है वो आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ही अलोंग है ना। यानी कि सिलेंडर का जो रेडियस है, मान लीजिए r डिस्टेंस पे हमने सिलिंड्रिकल सरफेस को एज्यूम किया है लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे, तो सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी बातें यहाँ डिनोटेड है। अब देखिए इस सिलिंड्रिकल सरफेस पे, अब देखिए जब इसको हमने गॉसियन सरफेस बोला, तो गॉसियन सरफेस में आपको पता है कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फ्लक्स होता है गॉस थ्योरम में। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल फ्लक्स कितना होगा इस सिलिंड्रिकल सरफेस से, और कितना टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होगा, दोनों के बीच में रिलेशन होता है। तो फ्लक्स के लिए आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ds। तो देखिए यहाँ पे सिलिंड्रिकल सरफेस जो है इसके तीन सरफेसेज हैं, तीन टाइप के सरफेसेज हैं। एक ये टॉप सरफेस यहाँ पे, एक ये बॉटम सरफेस, और एक ये राउंड सरफेस जो कर्व सरफेस है आपका, ये वाला है ना, ऐसे वाला जो कर्व सरफेस होगा वो। तो तीन तरह के सरफेस है। E डॉट ds यानी कि फ्लक्स अगर आप निकालेंगे अलग अलग सरफेसेस का, तो मान लीजिए जैसे हम टॉप फ्लैट सरफेस जो सर्कुलर सरफेस जो है उसका अगर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा। और इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा पैरेलल होगा सरफेस के, यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो E और ds के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो E डॉट ds कितना होगा, E टाइम्स ds टाइम्स cos 90। cos 90 कितना है, 0। तो इस वाले सरफेस पे फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो बॉटम सरफेस है, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ये ds है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के पैरेलल होगा। इसका मतलब E और ds के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है। तो इस वाले सरफेस पे भी जो फ्लक्स है वो आपका 0 होगा। तो तीन टाइप के सरफेसेस में से दो टाइप का सरफेस जो है गॉसियन सरफेस का, उस पे जो है फ्लक्स जो है वो 0 है। अब बचता है हमारा ये कर्व्ड पार्ट। इस कर्व्ड पार्ट पे देखिए E और ds हमेशा पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का जो थीटा है वो हमेशा 0 है। तो E डॉट ds यहाँ पे सिंपली हो जाएगा E ds, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो ये हमारा बच गया फ्लक्स, ठीक है। चलिए हम लोग इन्हीं बातों को लेके आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखी है ये बातें। The cylinder has three type of surfaces. There are two circular flat surfaces at the top and bottom. हमने देख लिया। For these surfaces, ds is perpendicular to E. हमने देखा अभी। For these surfaces, the flux is 0. Top और bottom का जो surface है वहां पे 0 है। अब बचता है ये सेंटर में जो कर्व वाला surface है वो। There is a curved surface of radius r and length l. For this surface, ds is always radially outwards and E is also always radially outwards. E और ds दोनों आउटवर्ड है, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, E और ds, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो therefore E dot ds for this curved surface is E ds cos 0 1 होता है, is equal to फ्लक्स जो है वो E ds हो गया। तो फ्लक्स फॉर दिस सरफेस इज फ्लक्स फॉर द ओवरऑल गॉसियन सरफेस। दो पार्ट में तो 0 ही हो गया, एक बचा E डॉट ds, E ds आई मीन इंटीग्रल E ds। तो E चूंकि कांस्टेंट वैल्यू का है, मतलब उसकी वैल्यू तो सेम ही है r डिस्टेंस पे, तो E बाहर आ जाएगा और बचेगा इंटीग्रल ऑफ ds। अब ds क्या है, तो जो कर्व्ड सरफेस है उसका सरफेस एरिया। तो देखिए आपको पता होगा सिलेंडर में जो कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई r, जो कि सर्कमफेरेंस है उसका, टाइम्स द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो वही है यहाँ पे E इंटू 2 पाई r l।
इंटीग्रल ds जो है टोटल कर्व सरफेस एरिया जो है 2 पाई rl है। तो हमारा टोटल फ्लक्स आ गया यहाँ पे E इंटू 2 पाई rl। नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स यानी कि ये क्वांटिटी E इंटू 2 पाई rl इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम है आपका। अब देखिए गॉसियन सरफेस जो ये वाला है हमारा, ये गॉसियन सरफेस जो है इससे टोटल चार्ज इनक्लोज कितना होगा इस गॉसियन सरफेस के। हालांकि ये जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये इनफाइनाइट है, लेकिन गॉसियन सरफेस उस पूरे इनफाइनाइट को कवर नहीं कर रहा है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज आएगा, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें लाइन चार्ज में, मतलब पर यूनिट लेंथ में लैम्डा यूनिट चार्ज है, ठीक है। तो एल लेंथ में कितना होगा, लैम्डा टाइम्स एल, मतलब एक यूनिट लेंथ में अगर लैम्डा चार्ज है, एल जो है टोटल लेंथ उसमें कितना होगा लैम्डा इंटू एल, तो वही टोटल चार्ज इनक्लोज हो जाएगा लैम्डा एल। अब इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन में फीड करेंगे, है ना। टोटल फ्लक्स तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर ही लिया था E इंटू 2 पाई RL। अभी टोटल चार्ज इनक्लोज हमें पता चल गया इज इक्वल टू लैम्डा एल है ये। तो E into 2 pi RL is equal to lambda L by epsilon naught. Therefore, electric field is 1 by 4 pi epsilon naught 2 lambda by R. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड E is radially outwards. Anyway, तो हमने देखा ही था वो। तो यानी कि अगर आपको क्वेश्चन हमेशा कई बार पूछा जाता है कि अगर ये इस तरह का इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है लाइन चार्ज से उसके बीच में कैसा प्लॉट बनेगा। देखिए क्योंकि 1 बाई आर का डिपेंडेंस है, यानी कि E क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो इस तरह का प्लॉट बनता है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये आपका प्लॉट है। ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपको पूछे जा सकते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जा सकता है। एनीवे, moving to our next topic for the day, it is electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet, जो हमारा दूसरा वाला केस था। Consider an infinite sheet of charge with sigma as the uniform charge density। तो यहाँ हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो है वो एज्यूम किया है, ड्रॉ किया है, और मान लिया है कि इस पे यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है ना। तो इसके लिए भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दो, अगर इस साइड के कोई पॉइंट से मान लीजिए आपने ऐसा कोई प्लेन शीट जो है एज्यूम किया, तो इस साइड में उसके ये प्लेन शीट है आपका, तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, और इसके इस साइड में भी आउटवर्ड ही होगा और परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो ये शीट चूंकि इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और कोई भी पॉइंट जो है आपके शीट ऑफ चार्ज पे वो कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, हर पॉइंट ही स्पेशल है, उसके लिए सेम पॉइंट है। कोई भी पॉइंट मतलब कोई भी चार्ज जो है यहाँ पे वो इस पॉइंट के लिए सेम चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। आप सारे चार्जेस का अगर निकालेंगे तो आप देखेंगे सारे चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पे, तो नेट जो आपको मिलेगा वो चूंकि सिमेट्री का केस है तो वो परपेंडिकुलर टू द शीट होगा, एंड सिंस वी हैव assumed a positive charge distribution therefore it will be radially outward. If we would have assumed a negative charge distribution then the electric field direction would have been towards the sheet, right? तो अभी चूंकि हमने पॉजिटिव माना है इसलिए वो आउटवर्ड होगा, और सेम ऑपोजिट साइड में भी होगा। तो वो पिक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और हमने लिखा भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस शीट ऑफ चार्ज will be perpendicular to it and outwards on both sides of it, ठीक। The magnitude of this electric field is same at a distance r on both sides, same distance पे same होगा दोनों साइड पे, है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ चार्ज। वहां लाइन चार्ज में हमने जो गॉसियन सरफेस माना था सिलिंड्रिकल, उसका एक्सिस सेम था लाइन चार्ज से, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ऐसा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है जो कि परपेंडिकुलर टू द शीट है, मतलब उसका एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द शीट है। अब अगेन पहले की तरह यहाँ पे 3 सरफेसेज हैं, 2 यहाँ पे फ्लैट सर्कुलर सरफेसेज
और एक कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस पे यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो यहाँ 0 होगा, क्योंकि हर जगह पे इस कर्व्ड सरफेस पे जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। तो ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ के थीटा क्या है, यहाँ 90 डिग्री है ना। ई और डी एस के बीच में कर्व्ड सरफेस पे 90 डिग्री है एंगल, तो ई डी एस कॉस 90 यानी कि 0। तो कर्व्ड सरफेस का जो कंट्रीब्यूशन है फ्लक्स में वो 0 हो गया। बट ये जो फ्लैट सरफेसेस है दोनों साइड, सर्कुलर फ्लैट सरफेस जो है, हमने मान लिया कि इसका जो एरिया है वो ए है, एरिया है ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मतलब डीएस जो है वो ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है, जो डीएस है वो ए है। तो ई डीएस बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ई और डीएस के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, दोनों पैरेलल है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा ई ए, यहाँ पे भी फ्लक्स हो जाएगा ई ए, दोनों साइड पे ई ए फ्लक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ यही बातें हमने यहाँ पे लिखी हैं, इतनी सारी बातें कि क्लियरली फॉर कर्व्ड सरफेस द फ्लक्स इज 0 एंड फॉर द प्लेन सरफेसेज the flux are EA, and there are two such surfaces. Therefore, the total flux through the Gaussian surface is EA plus EA, that is equal to 2EA. तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे मिल गया हमारा 2EA है। और टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए चार्ज इनक्लोज्ड जो है इस गॉसियन सरफेस में वो कितना होगा। गॉसियन सरफेस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। इसका चार्ज यूनिट एरिया में, और इसका भी एरिया कितना होगा, इसका भी एरिया ए ही होगा। अब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा, जो कि हमने यहाँ एज्यूम किया है, कहीं पे मैंने लिखा होगा, हाँ यहाँ सिग्मा। तो यूनिट ये क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा एक यूनिट एरिया में है चार्ज, ए एरिया में कितना होगा, सिग्मा टाइम्स ए। तो टोटल चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल चार्ज इनक्लोज हो जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये हमारा टोटल चार्ज इनक्लोज आ गया। इस इंफॉर्मेशन को जब हम लोग यहाँ डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ आपने क्या देखा कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी डिस्टेंस पे डिपेंडेंट ही नहीं है, वो उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट है, बस दैट्स ऑल। और कांस्टेंट है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस उस पर डिपेंडेंट है, और हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये n जो है दैट इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो ये मैंने लिखा भी है कि E इज आउटवर्ड if sigma is positive, E is inward if sigma is negative। यानी कि जो मैंने पहले बात कही थी कि जो डायरेक्शन है ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इधर जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आउटवर्ड्स होगा अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द शीट ऑफ चार्ज होगा, और यही सेम बात इस साइड में भी होगी, है ना। ये हमने अभी सीख लिया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल अगर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो सरफेस चार्ज मतलब कोई सरफेस है, एक स्फेयर है, उसके सरफेस पे ही बात हो रही है, तो यहाँ भी सरफेस चार्ज डेंसिटी की ही बात होगी, जो हमने मान लिया सिग्मा है ना। तो मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट है यहाँ पे आउटसाइड, तो जो ये सरफेस है जो स्फीयर है उसका हमने रेडियस मान लिया कैपिटल R। अब तीन जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो सकती है कि आउटसाइड में कितना होगा, ऑन द सरफेस कितना होगा, और इनसाइड कितना होगा। तो तीनों को हम लोग बारी बारी देखेंगे। अब मान लीजिए आउटसाइड पे हमें पता करना है कि R डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो देखिए आउटसाइड के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो मान लीजिए आपने इस सरफेस का एक स्मॉल चंक लिया, उसमें स्मॉल एक चार्ज होगा, इसके कारण ये जिसको आप पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इधर होगा। बाकी कोई भी अगर चंक होगा इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, है ना, कैंसिल आउट होता रहेगा। तो ओवरऑल किसी भी पॉइंट पे R डिस्टेंस पे
रेडियली आउटवर्ड ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। इसका मतलब एक स्फेरिकल सिमेट्री है यहाँ पे। इसी कारण से हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे जो कि यहाँ डैश्ड सर्कल से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो वही बातें मैंने यहाँ पे हर जगह लिख लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, इस जो ये गॉसियन सरफेस है आपका डैश्ड वाला, ये वाला, इसको रेडियस आर मैंने माना है। रेडियस आर का मतलब स्मॉल आर, कैपिटल आर जो है वो रेडियस है आपका जो ओरिजिनल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, और स्मॉल आर उस गॉसियन सरफेस का रेडियस है। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, ई ए, है ना, यानी कि ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कितना है, इट इज द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, है ना। टोटल फ्लक्स कितना, देखिए हर जगह पे यहाँ पे सरफेस पे क्या है, ई और एरिया वेक्टर जो है यहाँ पे वो एक दूसरे के पैरेलल है। इसीलिए ई डॉट डी एस जो है फ्लक्स में, जो ई डॉट डी एस आता है उसमें हो जाएगा क्या, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। तो ई एंड डी एस के बीच का एंगल ही 0 है, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर फ्लक्स इज ई डी एस, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। अब इंटीग्रल में से ई बाहर आ जाएगा जैसा हमने पीछे वाले केस में देखा है, क्योंकि ई कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसका, है ना। और बचा क्या आपका इंटीग्रल ds जो कि टोटल सरफेस एरिया है आपका स्फीयर का, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस व्हिच इज आउटसाइड ऑफ द spherical charge distribution is E equal to E into 4 पाई आर स्क्वायर, where this r, the small r, is the radius of the Gaussian surface itself। ठीक है, एंड टोटल चार्ज एनक्लोज कितना होगा, सिग्मा है ना, क्योंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि यूनिट एरिया में है सिग्मा चार्ज। तो ए एरिया में कितना होगा, सिग्मा ए, जहां की ए भी हमें पता है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस टोटल चार्ज को हमने क्यू मान लिया, है ना। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम कितना होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां आपको पता है क्यू कितना है, सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखिए, इससे हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर किसी आउटसाइड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, वेयर द चार्ज वैल्यू विल बी द चार्ज, ओवरऑल चार्ज ऑन दिस थिंग, दिस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि क्यू है। तो क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस आर इज द डिस्टेंस। तो ये आपका पॉइंट चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है। अगर मान लीजिए ये जितना चार्ज क्यू है वो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में ना होके इसके सेंटर पे यहाँ क्यू होता, जहां पे ये डिस्टेंस आर होती, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इसी इक्वेशन से पता चलता हमें, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आउटसाइड पॉइंट्स के लिए जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज सेम एज अ पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। अब पॉइंट चार्ज की वैल्यू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ज के वैल्यू के बराबर होगी, है ना। तो मैंने वही बात लिखी है, फॉर पॉइंट्स आउटसाइड दिस शेल ऑफ चार्ज एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। ठीक है, अब फॉर पॉइंट्स ऑन द शेल, यानी कि जो शेल था हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमने आउटसाइड पॉइंट्स के लिए निकाला। अब कोई अगला एरिया क्या था कि हमें पता करना था कि सरफेस पे ही या इसके जस्ट आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके जस्ट आउटसाइड या इस सरफेस पे मान लीजिए, अगेन गॉसियन सरफेस हम उसी को मान सकते हैं जो स्फीयर है उसी को, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज अगेन वही क्यू है, क्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, where this r is the radius of the spherical charge distribution. In the previous case where we were calculating the electric field,
at points outside the sphere. This r in the denominator was the distance from the center of the sphere, है ना? तो यहाँ पे ये कैपिटल आर होगा, है ना? यही आपको बस याद रखना है सरफेस पे। और इनसाइड जो स्फेरिकल सेल जो था हमारा, अब इनसाइड वाले पॉइंट्स पे कितना होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इनसाइड में तो कोई चार्ज ही नहीं है ना? अब इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है तो गॉस थ्योरम के राइट हैंड साइड में जो आता है क्यू इनक्लोज वाला पार्ट, वहां जीरो हो गया, मतलब टोटल फ्लक्स जीरो हो गया। अब फ्लक्स जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया, तो इसलिए इनसाइड पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। तो आप एक प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें वाई एक्सिस पे आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए तो ये जीरो चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका यहाँ पे, एंड इट विल बी जीरो अंटिल, सो ये एक स्फीयर है, so for all the points inside this electric field is zero up to the point when we reach this surface। और उस सरफेस पे जो होगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है E। और उसके बाद जब आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, इन सारे पॉइंट्स के लिए मान लीजिए ये पॉइंट है आपको एट ए डिस्टेंस R है, तो इसके लिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, वेयर दिस Q आर द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर। टोटल चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आई मीन सिग्मा इंटू दिस 4 पाई आर स्क्वायर, this r which is the radius of this sphere, not this small r, right? तो ये होगा आपका चार्ज। तो ये आपने तीनों केसेस पढ़ लिए, तीन तरह के जो एरिया होंगे स्फीयर वाले में। ये अगर स्फेरिकल यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के आउटसाइड में कितना होगा, इस स्फीयर के जस्ट आउटसाइड या इस स्फीयर पे कितना होगा, और फॉर इनसाइड पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें पढ़ ली। अब एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन है, two large plane sheets P1 and P2 having charge density sigma plus sigma and minus 3 sigma respectively are arranged parallel to each other as shown in the figure। यहां देखिए two large डिस्ट्रीब्यूशन से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वाले पे कितना है प्लस सिग्मा, यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ प्लस सिग्मा है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ -3 सिग्मा है, ठीक है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट्स A, B एंड C। यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। इन तीनों पॉइंट्स पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, और जो कि वेक्टर के फॉर्म में पता करना है, राइट। अब आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी दिए हुए हैं कि इस डायरेक्शन को आपको एक्स एक्सिस मानना है और इस वाले डायरेक्शन को आपको मानना है वाई एक्सिस। उसके यूनिट वेक्टर भी दिए हुए हैं आई और जे के टर्म में यहाँ, ठीक है। चलिए पता करते हैं। पहले हम लोग ए पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट। तो देखिए इस पॉइंट ए के लिए ये जो P1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए इनफाइनाइट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि इनफाइनाइट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी कितने भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिंपली हो जाएगा सिग्मा, जहाँ की सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस ए पे P1 ये जो है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस ए पे, और डायरेक्शन किधर होगा, माइनस इधर आउटवर्ड होगा माइनस आई की तरफ। तो हम लोग ए को अभी कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे E ड्यू टू P1 ये कितना हो जाएगा पॉइंट ए पे, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस आई के डायरेक्शन में होगा। और इसी ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P2 कितना होगा? देखिए ये P2 ये वाला है जिसपे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है -3 सिग्मा। तो आपने अभी जस्ट देखा कि अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ई P2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और आई के ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई ए, मैं इसको आपको वेक्टर फॉर्म में है ये, इज इक्वल टू ई P1 प्लस ई P2 एट ए है ये, ठीक है। P2A P1A ऐसे करके ए पॉइंट पे P1 के कारण कितना होगा, ए पॉइंट पे P2 के कारण कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई। आप चेक कर लीजिएगा, ये आपको आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से पॉइंट बी पे ई एट ई डी टू P1 एट बी, पॉइंट बी कहाँ पे है? यहाँ पे। अब यहाँ देखिए P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि I के डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई, ये होगा। और E एट E ड्यू टू P2 एट B, दैट विल बी, इस पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P2 ये कितना होगा? ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इट विल बी टुवर्ड द सरफेस, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगा 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई। तो टोटल कितना हो जाएगा? ई P1 B प्लस ई P2 B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई। एम आई राइट? सिग्मा प्लस 3 सिग्मा कितना हो जाएगा? 4 सिग्मा, हाँ ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी पॉइंट बी पे। अब लास्ट में बचता है पॉइंट सी हमारा। अगेन सेम काम कीजिए, पॉइंट सी पे P1 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यहाँ देखिए पॉइंट सी कहाँ है? यहाँ। तो पॉइंट सी पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P1 के कारण, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट, दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई। तो यहाँ आपको और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई, और उसी पॉइंट सी पे P2 के कारण कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए इस वाले पॉइंट पे, इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी टुवर्ड्स द सरफेस, टुवर्ड्स P2, यानी कि माइनस आई के डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू होगी 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस आई के डायरेक्शन में है। जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई, ये आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपने पता कर लिया कि इस वाले जो अरेंजमेंट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आई होप कि आपको आज जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशंस में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। जैसा कि मैं कहता रहता हूँ कि आप प्रैक्टिस के साथ में करते रहिए, आप प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को जरूर अंत तक आप देखिएगा, ठीक है, पूरा देखिएगा। एनीवे, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले अच्छे से टॉपिक के साथ, और चीजों को आगे और समझते हैं। गुड लक फॉर योर स्टडीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। थैंक यू।